हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके मूल्यांकन से मिलता है, आपके कम्युनिकेशन, आपके संप्रेषण से मिलता है। तो आज कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसे कवर करते हैं। चलिए, बिना देर के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। थ्योरी सहित है आपका। देखिए, मूल्यांकन एवं मापन प्रश्न और परिभाषाएं जो होती हैं, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। कोठारी आयोग क्या बोलता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों के पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि की भी जांच नहीं की जाती है, बल्कि उसके में सुधार में भी सहायता मिलती है। हन्ना के अनुसार क्या बोलता है कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में परमाणु की संख्या और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। और आपसे गुड्स के अनुसार क्या बोलता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। और मुखपात के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालक की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि की अपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। और रेमर्स एवं गेज के अनुसार क्या बोलता है कि मूल्यांकन में व्यक्ति और समाज अथवा दोनों के दृष्टि में जो उत्तम है अथवा अवांछनीय है उसको माना जाता है। और क्लार व स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। फिर आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन हिंदी में बोल रहा है कि मूल्यांकन के 2 शब्द। मूल्यांकन बना किससे है? तो आपके मूल्यधन अंकन से मूल्यांकन। और मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं और आपके साक्षात्कार होते हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं? तो नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक होते हैं। देखिए, आपके मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। लिखित होगा, मौखिक होगा और आपके साक्षात्कार होगा। फिर मापन के स्तर कितने माने जाएंगे? तो नामित होगा, क्रमित होगा, आंतरिक होगा और अनुपातिक होगा। और फिर आपसे पूछा है मापन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो नियमानुसार अंक प्रदान करने की आप मापन की प्रक्रिया होती है, नियमानुसार अंक प्रदान करने की। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? तो आपके अभिगमन से होता है। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो आपके एस स्टीवेंस ने बताया है। और मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो आपका व्यापक होता है। मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया था? तो आपके कैटल ने प्रयोग किया था। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। मापन की कोई 2 विशेषताएं बतलाइए। आपके वस्तुनिष्ठ वैध होता है। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य माना जाता है? तो आपके मूल्यांकन का माना जाता है। चर कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणात्मक और मात्रात्मक होते हैं। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षक और छात्र आपके दोनों का अध्ययन होता है। मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? सतत एवं असतत होते हैं। देखिए, आपके गुणात्मक कितने होते हैं? चर कितने प्रकार होते हैं? तो गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सतत एवं असतत। परिणात्मक मूल्यांकन जो होते हैं लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं और आपके प्रयोगात्मक होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन आपके कितने होते हैं? तो साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली 3 होते हैं। सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? तो रुचि की, आपकी प्रकृति की, आपके चिंतन की, आपकी कल्पना प्रवृत्ति की। और आपकी किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो आपका मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका मापन कहलाता है। मूल्यांकन की आपकी प्रक्रिया कितनी होती हैं? अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निर्णयात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की कमजोरी में सुधार करना।
नहीं तो कम से कम आप लोग को 2 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप लोग को लगे तो एक बार वीडियो पीछे करके भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों को के अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो आपके 40% होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 4 होते हैं। परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं अर्ध, कृत्रिम तथा वास्तविक। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है बालक को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। और मापन के कोई 2 कार्य बताइए, तो निर्देशन एवं परामर्श। किस परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य में उत्तर देना पड़ता है, तो सत्यासत्य परीक्षण में। किसमें, तो सत्यासत्य परीक्षण में। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है आपका सतत मूल्यांकन। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो आपके किसका है, तो स्टीवेंसन का है। क्रियात्मक धन का लक्ष्य है सामान्य ज्ञान की खोज, विशिष्ट ज्ञान की खोज, नवीन शैक्षणिक ज्ञान की खोज। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए आपके 20 अंक के। कितने होते हैं, तो 20। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या आपके 5 होनी चाहिए। कि परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लघु उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ। अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं है किसी प्रकार के मानक का होना अनिवार्य नहीं है। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है आपका समायोजन। और आपके सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, जिसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके दायित्व व विषयों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है, तो शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए। किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार। शैक्षणिक मापन के कितने स्तर माने गए हैं, तो 4 स्तर, शाब्दिक, कृमित, अंतराल और आपका अनुपात। मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं, तो ज्ञान आता है, कुशलताएं आती हैं, रुचियां आती हैं, योग्यता और आपकी बुद्धि। क्या क्या आती हैं, ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यता एवं बुद्धि। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, तो स्वाभाविकरण करना। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है, तो शैक्षणिक मापन कहलाता है। एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है, तो अच्छा परीक्षण सम प्रयोजन उद्देश्य पूर्ण होता है। छात्रों को शैक्षणिक कौशल की जांच प्रतिमाह या तिथि वार करना क्या कहलाता है, तो सतत मूल्यांकन कहलाता है। फिर बोल रहा है कि सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है। निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सतत मूल्यांकन को। सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम बताएंगे, मासिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा और आपका सत्र परीक्षा। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता मानी जाती है आपका बोध। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं वैधता एवं विश्वसनीयता पर है। जब परीक्षण करने से बार बार एक ही जैसा परिणाम आए तो उसे क्या कहते हैं, तो विश्वसनीयता कहते हैं। औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 90 से 110 होता है। कक्षागत समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बोलेंगे क्रियात्मक अनुसंधान को। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता मानी गई है विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। और अपचारी शिक्षण क्या होता है, तो अपचारी शिक्षण की विधि है अनुवर्ग शिक्षण और स्वामित्व अधिगम। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्रों के व्यवहार का परिवर्तन। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रस्तुतिकरण में। मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को क्या देती है, तो श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा। जो मूल्यांकन होता है बच्चों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो निबंधात्मक की विशेषता जो होती है उपयोगिता होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसके बौद्धिक उपलब्धि का। यह कथन किसका माना गया है, तो आपके रेमसर्ज गेंज का।
फिर यहाँ पे देख ले सकते हैं कि बहुवैकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है उद्देश्य और आपका प्रयोजन। निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। इसका यह कथन किसका है? तो आपके युग का है। परीक्षण योग्यता निष्पत्ति जहाँ उपलब्धि रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आपके सीबी गुड के द्वारा। प्रश्नों के कई उत्तर होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। एक चित्र के द्वारा डॉक्टर के रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन से प्रश्न का उदाहरण है? तो आपके चित्रात्मक प्रश्न का उदाहरण दे रहा है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन आपका होता है आलोचनात्मक चिंतन। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया मानी गई है? तो आपकी संक्षिप्त प्रक्रिया मानी जाती है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए है। किस प्रकार कार्य करता है? तो आपके पुनर्बलन का कार्य करता है। किसका? तो पुनर्बलन का। विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो बहुआयामी होता है, बहुत से होते हैं। अधिगम में आकलन किस के लिए आवश्यक होता है? तो आपके प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो आपका होगा निदानात्मक परीक्षण। मार्गदर्शन का प्रयोजन माना जाता है मूल्यांकन की बहुविधि मॉडलों के प्रयोग का। कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो आपके मनोभावों का जल्दी जल्दी बदलना, आपका मूड स्विंग जो होता है वही बोल रहा है। फिर बच्चों में अमूर्तता प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है प्रतिभाशाली। चलिए अब थोड़ा सा आपके कम्युनिकेशन पर भी चर्चा कर लें। संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण का अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषण चाहता है। संप्रेषण को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसे आंग्ल भाषा शब्द का निर्माण लैटिन शब्द आपके कम्युनी से हुआ है। इसका आशा है सामान्य विचारों और भावनाओं सूचनाओं के आदान प्रदान करने से होता है। सम भली प्रेषण भेजना, तो देखिए ये संप्रेषण जो होता है, सम का अर्थ होता है सम मतलब होता है भली भांति, और जो प्रेषण जो होता है उसका होता है भेजना। तो यही दोनों मिलके आपका बनता है संप्रेषण। संप्रेषण की परिभाषाएं, कम्युनिकेशन डेफिनेशंस। पॉलीलिगन्स के अनुसार संचार संप्रेषण की वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं और प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि डॉक्टर I.P. तिवारी के अनुसार संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ वो खत्म भी हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अच्छे संप्रेषण की विशेषता क्या होती है? तो छात्रों की पूर्व अनुभवों का ध्यान, उचित पथ प्रदर्शन, अच्छी योजना, निर्देशात्मक, बालकों की कठिनाइयों का निदान माना जाता है। फिर अधिगम का संप्रेषण से संबंध। फिर संप्रेषण के कौन कौन से घटक या कारक माने गए हैं? तो प्रेषक होता है, संदेश होता है, माध्यम माना गया है, प्रतिपुष्टि और आपका प्रापक प्रतिक्रिया। फिर प्रेषक क्या होता है? तो प्रेषक भी देख लीजिए। प्रेषक जो होता है आपका कम्युनिकेटर, आपका प्रेषक एक माध्यम की सफलता का मूल आधार संदेश होता है। प्रेषक को अपनी संदेश प्रेषित करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के बौद्धिक स्तर का, उद्देश्य की जानकारी का, स्वयं के व्यक्तित्व का। क्या होता है? तो छात्र को बौद्धिक स्तर, उद्देश्य की जानकारी, स्वयं के व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, कक्षा का वातावरण भी देखो, पाठ योजना का निर्माण भी देखना चाहिए, विषय वस्तु का चयन भी करना चाहिए और व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान, निष्पक्ष भाव, बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, विषयों के सह संबंध पर आधारित शिक्षा संप्रेषण। चलिए अब आपका संदेश, आपका मैसेज क्या होता है? तो संदेश से आशय यह है कि पाठ्य पुस्तक से है। संदेश से प्रेषक ग्राही का जो कुछ भी सीखना, प्रेषक ग्राही जो भी होते हैं कुछ सीखना चाहते हैं, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव व ज्ञान व शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है उसे संदेश कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति
यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ ले तो वही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण पूरा होने के लिए संप्राप्ति की आवश्यकता मानी गई है अथवा किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह से समझ लेना संप्रेषण कहलाता है। और माध्यम क्या होता है, तो मीडिया है। मीडिया माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराते हैं, जैसे कि आपका रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, ओवरहेड हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, टेलीफोन हुआ, आपका पीसीआर इत्यादि। रिसीवर आपका ग्राही क्या होता है, तो ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला होता है। प्राप्त करने वाला, सीखने वाला, संप्रेषण के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाला ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के आपके 3 प्रमुख घटक भी माने गए हैं। संप्रेषण संदेश एवं ग्राही, ग्राही को अन्य नामों से जैसे प्रापक, प्राप्तकर्ता, ग्राही, कर्ता, विषय इत्यादि नामों से संबोधित भी किया जाता है। प्रतिपुष्टि क्या होता है, तो फीडबैक आपका सीखने की प्रक्रिया में समय पर पुष्टि देना आवश्यक होता है, जिससे वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपके संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है। मौखिक वार्ता, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, मौखिक बोलकर संप्रेषण, और लिखित विभिन्न तथ्यों को लिखित रूप से संप्रेषित करना। और फिर आपका जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें क्या होता है, तो अशाब्दिक संप्रेषण के 3 भागों में बांटा गया है। वाणी या आवाज, आंख एवं मुख मुद्रा से संप्रेषण करना, स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण करना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक होता है वैयक्तिक संप्रेषण। आपका क्या होता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। जब शिक्षा प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। एजी मेलविन के अनुसार विचारों को आदान प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना। वैयक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य तो छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताएं तथा मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण देना होता है। आपके वैयक्तिक संप्रेषण जो होता है उसमें छात्रों की रुचियों पर, उनके अभिरुचियों पर, उनकी आवश्यकताएं, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार आपका शिक्षण देना। फिर साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाना, बालकों को विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का उनके विकास करना, क्रिया का अवसर देना। सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, तो कलेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका सामूहिक संप्रेषण का अर्थ होता है कक्षा शिक्षण से विद्यार्थी में एक मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं। साधारणतया इनको कक्षा कहते हैं। यह कक्षाएं सामूहिक इकाइयां होती हैं। शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। इस विधि में एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी संप्रेषण क्या माना गया है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड जो होता है उद्देश्यपूर्ण हो। आपका अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, प्रेरणास्पद होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, सुनियोजित प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, सक्रिय अध्यापन होना चाहिए, विषय से क्रमबद्धता होनी चाहिए, सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए और आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित स्वतंत्र वातावरण, आत्मविश्वास की जागृति, अध्यापन उपचार पूर्ण होना चाहिए और क्रियाशीलता एवं छात्रों की अपनी बात कहने के अवसर और सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग करना चाहिए। तो आज का सेशन आप लोग के लिए ये जो थे, मतलब समझ लीजिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिलने वाला है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो, क्योंकि आपके शिक्षण विधियाँ होती हैं कम्युनिकेशन और आपके आकलन से कम से 5 से 6 क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट में आएगा। तो थोड़ा सा पेडागॉजी है तो पेडागॉजी तो आपके यहीं से बनते हैं ना, और आपका कम्युनिकेशन हुआ, आकलन हुआ, आपके शिक्षण विधि या शिक्षण पर 5 से 6 क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अगर आप लोग एकदम बढ़िया से देख के गए, ध्यान से देख के जाते हैं तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोग को ध्यान से बताते चले हैं।